नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं सेंट्रल रेलवे में पुणे डिवीज़न में JEE-TRD का एक एग्ज़ाम हुआ था जो 29 जनवरी 2026 को। तो ये 29/12/2026 को एक पेपर हुआ JEE-TRD के लिए। उस पेपर के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, मैं ये क्वेश्चनों को डिटेल से बताने की कोशिश करता हूँ और इन क्वेश्चनों के अलावा इनसे रिलेटिव और भी जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी बताने की कोशिश करता हूँ। तो शुरू करते हैं। आज पार्ट फर्स्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 35 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रन बिटवीन विच टू स्टेशन। भारत में जो पहली ट्रेन चली थी वो किन दो स्टेशनों के बीच चली। तो जो भारत में ट्रेन चली थी वो चली थी अपनी बोरी बंदर और ठाणे के बीच में। कहाँ? बोरी बंदर और ठाणे के बीच में। पहली जो ट्रेन इंडिया में चली वो अपनी 16 अप्रैल 16 अप्रैल 1853 में 16 अप्रैल 1853 में मुंबई, जो तत्कालीन बोरी बंदर है, मुंबई और ठाणे के बीच चली थी। ट्रेन को 34 किलोमीटर की दूरी, ट्रेन ने जो शुरुआत में जो दूरी तय की वो 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। और इस ट्रेन में 14 डिब्बे, कितने डिब्बे थे? 14 डिब्बे थे और 400 यात्री सवार थे। तो जो पहली ट्रेन चली थी वो 16 अप्रैल 1853 में कहाँ, किस किस के बीच में चली थी? बोरी बंदर और ठाणे के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन रन इन इंडिया ऑन। भारत में जो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी वो कब चली थी? तो जो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी वो 3 फरवरी 1925 को। कब चली थी? 3 फरवरी 1925 को। तो ये भी मुंबई, बॉम्बे, जो आज पहले बॉम्बे हुआ करती थी, मुंबई और कुर्ला हावर के बीच में चली थी। कहाँ चली थी? जो 3 अप्रैल 1925 में इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी, बॉम्बे और कुर्ला हावर के बीच में चली थी। जो बॉम्बे है, जो जिसे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कहते हैं, और यह जो ट्रेन थी ना, इलेक्ट्रिक ट्रेन, ये 1500 वोल्ट, कितने? 1500 वोल्ट DC ट्रैक्शन सिस्टम पर आधारित थी। सबसे पहली जो ट्रेन थी वो इलेक्ट्रिक ट्रेन थी जरूर, पर वो AC सिस्टम पर आधारित नहीं थी। किस पर थी? 1500 वोल्ट DC सिस्टम पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, चिनाब रेल ब्रिज इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी। चुनाव रेल पुल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जो चुनाव रेल था वो कहाँ थी? जम्मू और कश्मीर में। किस में था? ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर में। अब चुनाव जो रेल पुल है ये जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में, कौन से में? रियासी जिले में चिनाब नदी पर बना विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है, जो पेरिस के एम्फिल टावर से 35 मीटर की से अधिक ऊंचा है। कहाँ है ये? जम्मू कश्मीर है, रियासी जिले में चिनाब नदी पर बना है और विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है, जो पेरिस के एम्फिल टावर से 35 मीटर अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन रन बिटवीन विच स्टेशन। भारत की जो पहली
वंदे भारत ट्रेन थी वो किन स्टेशनों के बीच में चली? तो भारत की जो पहली वंदे भारत ट्रेन थी वो किस किस के बीच में चली थी? ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली और वाराणसी के बीच में। कौन सी? नई दिल्ली और वाराणसी के बीच में। तो भारत की जो पहली वंदे भारत ट्रेन चली थी वो चली थी 15 फरवरी। कब? 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली और वाराणसी के बीच में चली थी। एक क्वेश्चन इसका ये भी आता है कि वंदे भारत ट्रेन को किस नाम से और जाना जाता है? तो वो है ट्रेन 18। ट्रेन 18 को वंदे भारत को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय रेलवे हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेलवे? भारतीय रेलवे के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो है अपना कौन? लॉर्ड डलहौजी। कौन? लॉर्ड डलहौजी। भारत में जो रेलवे के जनक के रूप में जिसे जाना जाता है वो कौन है? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मॉडर्न कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड एट? मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो जो मॉडर्न कोच फैक्ट्री है वो कहाँ स्थित है? रायबरेली में। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? रायबरेली में। ऑप्शन नंबर डी। ये जो मॉडर्न कोच फैक्ट्री है वो रायबरेली में तो स्थित है, पर इसमें बनता क्या 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 है कि LHB कोच बनते हैं, जो हमसफ़र, तेजस या वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच यहाँ बनाए जाते हैं। कहाँ? मॉडर्न कोच फैक्ट्री में। और ये कहाँ स्थित है? रायबरेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच डिवीजन इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल रेलवे? मध्य रेलवे के अंतर्गत कौन सा डिवीजन आता है? तो मध्य रेलवे के अंतर्गत कौन सा आता है? सोलापुर डिवीजन। कौन सा आता है? सोलापुर डिवीजन। तो जो CR सेंट्रल रेलवे है, कौन सा? सेंट्रल रेलवे। तो सेंट्रल रेलवे में 5 डिवीजन है। कितने डिवीजन है? 5 डिवीजन। और कौन से डिवीजन है? एक तो है मुंबई, एक है आपका भुसावल, और एक है आपका नागपुर, और एक सोलापुर, और एक है आपका पुणे। तो 5 डिवीजन है सेंट्रल रेलवे में। कौन से? मुंबई, भुसावल, नागपुर, सोलापुर और पुणे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 8 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 8 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यानचंद अवार्ड इज गिवन इन द विच फील्ड? ध्यानचंद जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्पोर्ट, खेल में दिया जाता है। तो ध्यानचंद एक खिलाड़ी थे जो हॉकी के जादूगर जिन्हें कहा जाता था, तो उनके नाम पर जो पुरस्कार दिया जाता है वो किस में दिया जाता है? खेल में ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इज बिटवीन फॉलोइंग स्टेशन? ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर किन किन स्टेशनों के बीच स्थित है? तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है वो किसके बीच स्थित है? वो लुधियाना और न्यू दानापुरी के बीच में। ऑप्शन नंबर बी। कहाँ? लुधियाना और न्यू दानापुरी के बीच में। अब ये जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है वो भारत सरकार की एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना है, जो एक विशेष रूप से माल ढुलाई के लिए बनाई गई है। इसके लिए माल ढुलाई के लिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ प्लेसिंग
सिग्नल बिफोर PTFE न्यूट्रल सेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक। यातायात की दिशा में PTFE टैप न्यूट्रल सेक्शन से पहले सिग्नल लगाने की न्यूनतम दूरी क्या है? तो PTFE से पहले जो सिग्नल लगाते हैं वो न्यूनतम दूरी कितनी है? वो है 400 मीटर। कितनी? 400 मीटर। तो PTFE से पहले लगाएंगे, PTFE से पहले लगेगा, पहले PTFE से पहले जो होगा वो 400 मीटर पे, और PTFE के बाद जो PTFE के बाद में जो सिग्नल लगेगा वो लगता है 200 मीटर। ये दोनों क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हैं कि PTFE से पहले सिग्नल हो, जैसे PTFE न्यूट्रल सेक्शन से पहले सिग्नल लगाएंगे तो न्यूनतम दूरी 400 मीटर होती है, और PTFE के बाद जो सिग्नल लगाएंगे तो वो होती है 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मैक्सिमम स्टेगर एट SI लोकेशन? SI सेक्शन इंसुलेटर होता है, SI के स्थान पर अधिकतम जो स्टेगर होता है वो कितना होता है? तो SI पर जो मैक्सिमम स्टेगर होगा वो कितना होता है? 100 mm। और वैसे SI पे जो मैक्सिमम SI पे जो स्टेगर होता है वो कितना रखा जाता है? 0 रखा जाता है, और जो मैक्सिमम रख सकते हैं वो ±100 रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द LV रेटिंग ऑफ LV साइड 25 kV? LV साइड 25 kV साइड में LA की रेटिंग कितनी होती है? तो 25 kV साइड में जो LA होता है वो 42 kV का होता है। कितने का होता है? 42 kV। अब LA जो है, LA होते हैं, LA लाइटिंग अरेस्टर होता है। तो 25 kV साइड में 42 kV का LA लगाया जाता है, 42 kV का। और 132 kV साइड में 132 kV साइड में जो LA लगाया जाता है वो 120 kV का लगाया जाता है। अब यदि यही सिस्टम 110 kV का होता, 110 kV जो सिस्टम होता तो उसमें हम लगाते 96 kV का। कितना? 96 kV का। और यही 220 kV सिस्टम होता तो हम कितने लगाते? इसमें कितने का LA लगाते? 198 kV का। कितना? 190। तो 25 kV साइड में 42 kV, और 132 kV साइड में 120 kV, और 110 kV सिस्टम या साइड में 96 kV का LA, और 220 kV सिस्टम में कितना? 198 kV का LA लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द कलर चेंज ऑफ सिलिका जेल क्रिस्टल आफ्टर एब्जॉर्बिंग मॉइस्चराइजर? नमी सोखने के बाद सिलिका जेल क्रिस्टल के रंग में क्या परिवर्तन होता है? तो नमी सोखने के बाद जो सिलिका जेल होता है, जो 80 ट्रांसफार्मर वगैरह में लगा रहता है, वो किस रंग से किस रंग का हो जाता है? तो वो हो जाता है ब्लू टू पिंक। कौन सा? नीला से गुलाबी। कौन सा है? नीला से गुलाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, which equipment is used to measure specific gravity of electrolyte in बैटरी? बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व को नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बैटरी की जो SPG होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, SPG को नापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? वो किया जाता है हाइड्रोमीटर का। किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द ड्रॉप आउट फ्यूज रेटिंग ऑफ 80 के ड्रॉप आउट फ्यूज की रेटिंग क्या होती है? तो 80 के जो ड्रॉप आउट फ्यूज होता है उसकी रेटिंग कितनी होती है? वो होती है 1 एम्पियर। कितनी होती है? 1 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मैक्सिमम ओवरलैप स्पान इन IOL? IOL में न्यूनतम ओवरलैपिंग स्पान कितना होता है? तो जो IOL होता है उसमें न्यूनतम कितना स्पान होता है? वो होता है ऑप्शन नंबर C 58.5, 58.5 मीटर का ओवरलैपिंग स्पान होता है। तो
IOL में, किसमें, IOL में जो मिनिमम ओवरलैपिंग स्पान होगा वो कितना होता है 58.5 मीटर का, और UIOL में कितना होता है, UIOL में होता है 54 मीटर का, 54 मीटर का UIOL में, और IOL में कितना होता है 58.5 मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ईच स्टैंड ऑफ AC कैटनरी वायर। AC कैटनरी वायर के प्रत्येक स्टैंड का व्यास, डायमीटर कितना होता है। तो जो AC कैटनरी वायर होता है उस कितना होता है उसका, ये होता है 2.11 mm। ऑप्शन नंबर सी कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी 2.11। कैटनरी का ऑल ओवर डाया कितना होता है कैटनरी का, वो होता है 10.50, कितना 10.50 mm। और कॉन्टैक्ट का कितना होता है, कॉन्टैक्ट का जो डाया होता है वो होता है 12.24 mm, कितना 12.24 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द मैक्सिमम स्टेगर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर ऑन कर्व। जो घुमाव या कर्व पर कॉन्टैक्ट वायर का अधिकतम जो स्टेगर होता है मैक्सिमम, वो कितना होता है। तो कर्व में कितना रखा जाता है ±300, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब कर्व में जो होगा, कर्व में और टेंजेंट सीधी रेखा पर, कर्व में कन्वेंशनल वर्ची के तो लिए कर्व में ±300 mm, और टेंजेंट रखा जाता है ±200 mm। ठीक है, ये तो होता है अपना कौन सा, कन्वेंशनल वर्ची। और यही ये अभी हाईराइज वर्ची होता तो कर्व में हम रखते ±250 mm, 250 mm, और ये टेंजेंट पर रखते ±150 mm, 150 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, विच PG क्लैंप इज यूज्ड फॉर 160 स्क्वायर mm कॉपर जंपर ऑफ 2 OC। 160 वर्ग मिलीमीटर कॉपर जंपर को OC से जोड़ने के लिए किस प्रकार के PG क्लैंप का उपयोग किया जाता है। तो 160 स्क्वायर के वाले के लिए कौन सा करते हैं हम, 1031-3। कौन सा करते हैं 1031-3 जो होता है वो आइसोलेटेड जंपर बोलते हैं, वो 160 स्क्वायर कॉपर जंपर जो होता है, तो 1031-3। अब 1031-2 जो होता है वो 150 स्क्वायर mm, कितना 150 स्क्वायर mm के कॉपर वायर, या फिर जी जंपर के लिए, कितना जी जंपर 105 स्क्वायर mm के लिए 1031-2। और 1041-2 कौन सी के लिए होती है कि F जंपर या फिर C जंपर। कौन सा, C जंपर के लिए कौन सी PG प्रयोग करते हैं हम, 1041-2। अब 1031-3 तो मैंने बताया था 160 स्क्वायर कॉपर जंपर के लिए होता है, और 1051-3 जो होता है ये फीडर वायर 160 स्क्वायर mm, और आइसोलेटर जंपर 160 स्क्वायर mm, इसके लिए ये 1051-3 यूज किया जाता है। तो 160 के लिए कौन सा किया जाएगा, इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी 1031-3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ जी जंपर फ्रॉम सपोर्ट। सपोर्ट से जी जंपर की सामान्य दूरी क्या होती है। तो कैंटिलीवर से जब जी जंपर लगाते हैं तो कितनी दूरी पर लगाया जाता है, तो वो लगाया जाता है 5.6 मीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर, 5.6 मीटर। तो जी जंपर को तो हम कितनी दूरी पर लगाते हैं 5.6 मीटर की दूरी पर। सी जंपर को भी कितनी दूरी पर लगाते हैं हम 5.6 मीटर की दूरी पर।
और एफ जो जंपर लगाया जाता है इसकी वैसे तो कोई तय नहीं होती, पर 2.5 मीटर की दूरी तक इसको लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। In case of insulated overlap, the clearance between both the overlaps, इंसुलेटेड ओवरलैप के मामले में दोनों ओवरची के बीच की दूरी कितनी होती है? तो जो इंसुलेटेड ओवरलैप होता है उसके बीच की दूरी, दोनों ओवरची के बीच की दूरी होती है 500 mm, ऑप्शन नंबर बी। तो IOL में दोनों ओवरची के बीच में 500 mm होता है दूरी होती है, और OIL के बीच में दोनों UIOL अनइंसुलेटेड ओवरलैप के बीच में दोनों ओवरची के बीच की दूरी होती है 200 mm। तो IOL इंसुलेटेड ओवरलैप में 500 mm और UIOL के दोनों ओवरची के बीच में कितनी होती है 200 mm, सॉरी mm ही होती है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द साइज ऑफ बी 150 मास्ट? बी 150 मास्ट का आकार क्या होता है? तो किसी भी मास्ट का आकार जो होता है वो जैसे बी 150, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए 150 इंटू 300 mm। तो बी 150, ये कितना होगा 150 इंटू 300 mm, 300 इसकी डेप्थ होती है, और बी 175, तो ये 175 इंटू 300, और बी 200, तो 200 इंटू 300, और बी 250 कितनी होगी 250 इंटू 300। तो बी 150 का कितना हो जाएगा 150 इंटू 300 mm, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। लीनिंग मास्ट इज पेंटेड विद कलर स्ट्रिप इंडिकेशन मार्क्स। झुके हुए लीनिंग मास्ट को पहचान के रूप में किस रंग की पट्टी से रंगा जाता है? तो वो रंगा जाता है येलो रंग की। जो लीनिंग मास्ट होता है, कोई मास्ट में लीनिंग ज़्यादा होती है तो उसकी पहचान आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर एक येलो रंग की पीली पट्टी खींच देते हैं। येलो रंग पीले रंग की एक पट्टी खींच देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विद्युत सेल जो होता है किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो जो विद्युत सेल होता है वो केमिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक एनर्जी को। कौन से? रासायनिक ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। VDV ऑफ ट्रांसफार्मर ऑल शुड नॉट बी लेस देन kV। ट्रांसफार्मर तेल का VDV कितने kV से कम नहीं होना चाहिए? तो ये होता है 60 kV से ट्रांसफार्मर का VDV कम नहीं होना चाहिए। तो ये VDV क्या होता है समझते हैं। VDV होता है ब्रेक डाउन वोल्टेज। कितना होता है? ब्रेक डाउन वोल्टेज, ऐसे वोल्टेज जिसमें उस वोल्टेज पर और तेल में से करंट प्रवाहित हो तो वो ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है। और ट्रांसफार्मर ऑयल का जो VDV होता है वो कितना होता है 60 kV से कम नहीं होना चाहिए। और VDV टेस्ट करने के लिए एक VDV टेस्ट किट होती है जिससे कि VDV टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 कि सेटिंग ऑफ ऑयल टेम्परेचर फॉर अलार्म इज। तेल तापमान के लिए अलार्म सेटिंग कितनी डिग्री सेंटीग्रेड है? तो जो ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें OTI लगा होता है। OTI में अलार्म के लिए कितने तापमान पर उसको सेट किया जाता है? तो वो होता है 80 डिग्री। कितने? 80 डिग्री। तो OTI में अलार्म जो है सेट किया जाता है वो 80 डिग्री पर किया जाता है। और जो ट्रिपिंग होती है, किसमें? ट्रिपिंग जो होती है वो 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28।
व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ACTM? ये क्वेश्चन भी ज़्यादातर फुल फॉर्म में आता है कि ACTM का पूरा नाम क्या है। तो ACTM का होता है अल्टरनेटिंग करंट ट्रैक्शन मैनुअल। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, अल्टरनेटिंग करंट ट्रैक्शन मैनुअल, ACTM। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। बुकोज रिले इज प्रोवाइड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। बुकोज रिले निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगाई जाती है? तो बुकोज रिले जो लगाई जाती है वो ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट को रोकने के लिए ही बुकोज रिले लगाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी। कौन से? ऑप्शन नंबर बी। अब ये बुकोज रिले होती क्या है? बुकोज रिले जो ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें के बुकोज रिले ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर, इसमें कंजर्वेटर और ट्रांसफार्मर के बीच में ये बुकोज रिले लगाई जाती है। और ये ट्रांसफार्मर में जो ऑयल होता है उसके गर्म होने से उसमें से गैस निकलती है और उसी पर ये रिले कार्य करती है। इसमें एक लिमिट स्विच होता है जो ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर में इंटरनल फॉल्ट होने के कारण ये रिले कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRIS? CRIS का पूरा नाम क्या है? तो CRIMS का पूरा नाम है सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये भी फुल फॉर्म ज़्यादातर आती है ACTM और इसकी CRIS की सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। नॉर्मली टू एडजेसेंट 25 kV ट्रैक्शन सब स्टेशन वर्क इन। सामान्यतः दो समीपवर्ती 25 kV AC ट्रैक्शन सब स्टेशन किस प्रकार से कार्य करते हैं? तो ये पैरेलल कार्य करते हैं या सीरीज में करती हैं, इंडिपेंडेंट करते हैं या फिर कैन नॉट से। तो जो दो समीपवर्ती 25 kV जो ट्रैक्शन सब स्टेशन होते हैं ये कैसे काम करते हैं? इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। इन AC ट्रैक्शन हाउ मेनी ड्रॉपर्स विल बी इन 54 मीटर स्पान लेंथ? AC ट्रैक्शन में 54 मीटर की लंबाई वाले स्पान में कितने ड्रॉपर होंगे? तो इसमें ड्रॉपर होते हैं 7। मैंने बताया था ड्रॉपरों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो स्पान होता है उस स्पान में जो स्पान होता है उस स्पान की लेंथ में 9 से भाग देके 9 छिक्के 54 और उसमें वो 1 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है? कितना आ गया? 7। तो 54 मीटर वाले स्पान में कितने ड्रॉपर लगेंगे? तो 7 ड्रॉपर लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज द ग्रुप एंगल इन 107 स्क्वायर mm कॉन्टैक्ट वायर? जो 107 स्क्वायर mm का कॉन्टैक्ट वायर होता है उसके तार का ग्रुप एंगल कितना होता है? तो इसका ग्रुप एंगल होता है 78 डिग्री। कितना? 78 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट मे बी द कॉज ऑफ कॉन्टैक्ट वायर पार्टिंग? कॉन्टैक्ट वायर तार के टूटने का कारण क्या हो सकता है? तो ऑप्शन डी ओपनिंग ऑफ सिल्वर ब्रांच जॉइंट का खुलना, या फेलियर ऑफ PG या एंडिंग कॉन PG क्लैंप और एंडिंग कॉन का फेलियर, या इम्प्रूवर एंड ओवर टेंशन कॉन्टैक्ट वायर में अनुचित और अत्यधिक तनाव, या फिर ये सभी। तो जो कॉन्टैक्ट वायर के टूटने के ये सभी कारण हो सकते हैं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी हो सकता है कि जो सिल्वर बैंड जॉइंट खुल जाए, या फिर PG क्लैंप या एंडिंग क्लैंप का फेलियर हो जाए, या फिर इसमें कॉन्टैक्ट वायर में अत्यधिक तनाव हो। तो ये सभी ऑप्शन कॉन्टैक्ट वायर पार्ट होने के होते हैं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। अनइंसुलेटेड ओवरलैप इज प्रोवाइड इन OHE बिकॉज। OHE में अनइंसुलेटेड ओवरलैप प्रदान
क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन दिए, टू रेस्ट्रिकेट स्पान लेंथ, स्पेन की लंबाई को सीमित करने के लिए, या फिर टू रेस्ट्रिकेट टेंशन लेंथ, टेंशन लंबाई को सीमित करने के लिए, या फॉर क्विक आइसोलेशन ऑफ ओवची के त्वरित पृथक्करण के लिए, या ये सभी। तो जो अनइंसुलेटेड ओवरलैप लगाया जाता है वो क्यों होता है? ये होता है टू रेस्ट्रिकेट टेंशन लेंथ, टेंशन लंबाई को सीमित करने के लिए ही हम UIOL बनाया जाता है। टेंशन लेंथ को हम ज़्यादातर अधिक लंबाई का तो ले नहीं सकते, यूज कर ही नहीं सकते, इसलिए हम टेंशन लेंथ के जो 1500 मीटर का जो एक टेंशन लेंथ होती है उसको सीमित रखने के लिए ही हम क्या करते हैं? UIOL बनाया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने जो सेंट्रल रेलवे के पुणे डिवीज़न में JEE-TRD का जो एग्ज़ाम 29/1/2026 को जो हुआ था, उसके पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 35 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। मैंने ये क्वेश्चनों विस्तृत तरीके से बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।